ये कहानी काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। भेड़ियों के विनाश के बाद सॉल्मन क्रीक में एक नए दौर की शुरुआत हुई। सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। सिया नए शहर में जाने का सोच रही थी और वहीं दूसरी ओर कार्ला और शॉन ने शादी कर ली थी। अब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। हर तरफ खामोशी और खुशहाली थी। शायद ये खामोशी किसी तूफान के आने की चेतावनी थी। डैनियल डेनेवर पेशे से एक साइंटिस्ट था। उसे पता चला कि सॉल्मन क्रीक में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। वो और उसका असिस्टेंट मार्क सॉल्मन क्रीक में हो रही घटनाओं पर रिसर्च करने के लिए आए थे। डैनियल साइंटिस्ट तो था, पर वो भूत प्रेत और आत्माओं में भी विश्वास रखता था। डैनियल की इकलौती बेटी एना के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। डैनियल हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता था, इसलिए वो अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाता था। इसलिए उसकी बेटी हमेशा उदास और डिप्रेशन में रहती थी। अपना डिप्रेशन कम करने के लिए वो तरह तरह की नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करती थी। उसने सॉल्मन क्रीक के लोगों के दिमाग और डीएनए पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। कई दिनों की रिसर्च के बाद डैनियल को अजीब सी चीज़ें पता चली। उसे पता चला कि सॉल्मन क्रीक के कुछ लोगों की रगों में भेड़ियों का खून दौड़ रहा है और कुछ के देवताओं का। अब डैनियल चाहता था कि वो एक नई नस्ल तैयार करे इन दोनों डीएनए को मिलाकर, पर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि जब भी डैनियल किसी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करता था वो पूरी तरह से पागल हो जाता था और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत भी हो जाती थी। कई महीने बीत गए और मार्क ने कहा, सर हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे हाथ कोई खास चीज़ नहीं लगी है और लगभग 1 साल हो चुका है हमें रिसर्च करते हुए। पर डैनियल ने जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शायद डैनियल सही समय का इंतजार कर रहा था। एक रात सिया अपने दोस्तों की पार्टी से घर वापस लौट रही थी। तभी अचानक एक अजीब सा धुआं हुआ और सिया को चक्कर आया। वो नीचे जमीन पर गिर गई। ये धुआं किसी और ने नहीं बल्कि डैनियल ने किया था। उसके चेहरे की वो मुस्कान देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसका इंतजार अब खत्म होने को आया है। डैनियल ने सिया को अपने लैब में कैद कर दिया। जब सिया को होश आया तो सिया ने कहा, तुम लोग कौन हो और मुझे इस तरह यहाँ पर लाने का क्या मतलब है? हमारी इस नायाब दुनिया में तुम्हारा स्वागत है सिया। मेरा नाम डैनियल डेनेवर है। मुझे तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। माफ करना सिया, पर मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मैं एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मेरी बनाई हुई नस्ल हो। एक ऐसी नस्ल जो भेड़ियों और देवताओं से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। एक बार मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो मैं इंसानों का नामो निशान मिटा दूंगा। सिया ने कहा, तुम अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे क्यों किडनैप किया। मैं तुम्हारे किस काम आऊंगी? क्योंकि तुम देवों का सबसे शक्तिशाली अंश हो और सिर्फ तुम ही हो जिसकी डीएनए से मैं अपनी नस्ल तैयार कर सकता हूँ। जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे किसी खास से मिलाने वाला हूँ। रुको, पर मैं... अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है सिया। सो जाओ, सो जाओ। शॉन ने कहा कि सर कल रात सिया किडनैप हो गई। एलियान ने कहा, हमें जल्द से जल्द सिया को ढूंढना होगा, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। शॉन ने कहा कि इस वक्त मुझे सिर्फ एक औरत पर शक है और वो है मैरी, क्योंकि पिछली बार भी मैरी ने ही सिया को किडनैप किया था, इसलिए वो स्पेशली मेरे टारगेट में है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, सिया कहाँ है? और मैं भी तुम्हें आखिरी बार बताती हूँ कि मुझे नहीं पता कि सिया कहाँ है। मुझे मजबूर मत करो, वरना क्या कर लोगे तुम? वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो शॉन। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी तुम ऐसे ही फ्रीज रहोगी। तुमने मुझे फ्रीज करके अपनी मौत को बुलाया है शॉन। मौत की चिंता मुझे नहीं। तुम्हारी ग्रीन मैजिक मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी शॉन। शायद कसम से कुछ नहीं पता किसी का कहाँ है। जाओ, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी।
डैनियल अपने हाथ में एक इंजेक्शन लहराते हुए बोला, इस इंजेक्शन में मेरी किस्मत है। आखिर ऐसा क्या है इस इंजेक्शन में? तुम्हारा और भेड़ियों के राजा यानी कि दानिश का सीरम है ये वो सीरम है जो मेरी अनबीटेबल आर्मी को तैयार करेगी। सुनो, प्लीज ऐसा मत करो वरना कयामत आ जाएगी। माफ करना, पर अब मैं चाह कर भी इसे नहीं रोक सकता। वैसे वो नई नस्ल कौन सी होगी अगर इसका टेस्ट किया गया तो? हाँ, इसके बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तुम इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान हो। डैनियल ने कहा कि अब बस हमें इस सीरम का प्रयोग किसी इंसान पर करना है। मार्क ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा कि पर हम इसका प्रयोग किस इंसान पर करेंगे? डैनियल ने कहा, ये तो मैंने अभी सोचा नहीं, पर चिंता मत करो, जल्दी हमें कोई मिलेगा जो हमारी इस नस्ल को आगे बढ़ाएगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करने से। अचानक पूरे लैब में एक अजीब सा धुआं फैल गया। डैनियल ने खांसते हुए कहा, इतना सारा धुआं, कहीं लैब में आग तो नहीं लग गई? मार्क ने खांसते हुए कहा, ये धुआं लैब के पिछले हिस्से से आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। पहले तो डैनियल ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उस लैब में उसके सालों की रिसर्च थी, लेकिन जब बात जान पर आई तो उसने भी समझदारी दिखाई और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। वहाँ से निकलने से पहले डैनियल सिया की याददाश्त मिटाना चाहता था ताकि किसी को उस पर शक न हो और वो अपने काम को बिना किसी रुकावट के अंजाम देता रहे। वो उसे अपने लैब के पीछे वाले गोडाउन में ले गया। सिया होश में थी पर उसकी आंखों पर पट्टी होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, डैनियल ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही उसे इंजेक्शन लगा, सिया जोर से चीख पड़ी। उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी हुई और इसके बाद सिया वहाँ से अपने आप बाहर आ गई। काफी रात हो चुकी थी। समायरा और रेहान जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे थे। वो दोनों सिया के बारे में ही बात करते हुए बस चले जा रहे थे। स्कूल के पहले दिन से ही सिया उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। गुस्से से लाल समायरा ने कहा, मेरा बस चले तो उस चुड़ैल का टेटवा दबाकर उसे मार डालूं। जब से आई थी तब से दानिश से चिपके जा रही थी और आज ये खबर आई कि वो गायब हो गई। सच बताऊं रेहान, तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। रेहान ने कहा, वैसे इस बात से मुझे कोई खुशी नहीं है। चलते चलते अचानक समायरा रुक गई क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सिया सामने खड़ी थी, वो जख्मी थी। सिया ने कहा, मैं कौन हूँ? ये सुनकर समायरा बहुत खुश हुई। उसने कहा, क्या सिया अपनी याददाश्त खो चुकी है? बेचारी सिया। वैसे देखा जाए तो अब मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। मैं अब इसे यहीं से गायब कर दूंगी और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। रेहान ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। समायरा ने कहा, ओ शट अप, वैसे तुम कब से इसकी चिंता करने लगे? भूलो मत कि तुम एक भेड़िए हो। रेहान समायरा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी अचानक सिया ने अपनी शक्ति से जोर का वाइब्रेशन क्रिएट किया जिससे पूरा जंगल हिल गया। रेहान और समायरा घबरा गए। समायरा ने जोर से चीख कर कहा, क्या तुम हमें मारना चाहती हो? इसके बाद समायरा की नीयत बदल गई और वो सिया को उसके घर ले आई। सिया के मामा ने समायरा से पूछा, सिया तुम्हें कहाँ मिली? तो उसने मासूम बनते हुए कहा कि सिया मुझे बेहद जख्मी हालत में जंगल के पास मिली। रेहान समायरा के इरादों को अच्छे से जानता था पर फिर भी उस वक्त वो चुप रहा। शॉन को समायरा के बारे में अच्छे से मालूम था। वो जानता था कि गिरगिट अपना रंग बदलना छोड़ सकती है पर समायरा कभी सुधर नहीं सकती। शॉन ने समायरा पर शक करते हुए उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि सिया गायब हो गई है? इस पर समायरा ने भारी और दुख भरी आवाज में कहा, अब ऐसी बात कहाँ छुपती है शॉन? शॉन ने कहा, हाँ वैसे तुमने सही कहा, ऐसी बात छिपती ही कहाँ है। कोई बात नहीं, अब तुम लोग जा सकते हो। स्टेफन एना का बचपन का दोस्त था। सालों बाद वो एना से मिलने उसके घर आया। उसने मार्क से पूछा कि एना कहाँ है, तो मार्क ने कहा वो अपने कमरे में आराम कर रही है। स्टेफन जब एना के कमरे में आया तो उसने देखा कि एना अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक खाली ड्रग्स की शीशी थी। शायद उसने एक बार में ही पूरी शीशी खत्म कर दी थी। स्टेफन ने मार्क को आवाज़ दी और मार्क के आने के बाद उसने एना की हालत के बारे में उसे बताया। मार्क ने कहा, एना ने शायद ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया है और अब इसे बचा पाना मुश्किल है, पर फिर भी मैं सर को इसके बारे में बता देता हूँ। उसने डैनियल को कॉल किया और उसे सारी बात बता दी। डैनियल ने मार्क से कहा, तुम एना को लेकर हमारे सीक्रेट गेम में आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर डैनियल उदास हो गया। तभी स्टेफन ने पूछा,
अंकल, अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब ये बच पाएगी, मार्क ने कहा। डैनियल ने मार्क से कहा, अपना मुंह बंद रखो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। मुझे अपना चमत्कारी सीरम अपनी बेटी को लगाना होगा। अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है। मार्क ने इसका विरोध करते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। उस सीरम के लिए हमने बहुत जोखिम उठाया है और लगभग 1 साल हमने इस सीरम को लिया है। आप इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर सकते। डैनियल ने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो। मार्क ने कहा, आपने ये सही नहीं किया सर। डैनियल ने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे ये करना पड़ा। डैनियल ने कहा, मैं अभी जाता हूँ, तुम लोग एना का ख्याल रखना। डैनियल के जाने के कुछ देर बाद एना को होश आ गया, पर अचानक से उसका शरीर सफेद होने लगा। आंखें लाल हो गईं और सांस लंबी हो गईं। देखकर स्टेफन और मार्क दोनों की हालत खराब हो गई। अब एना इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह एक हैवान में बदल गई थी, एक खून की प्यासी वैम्पायर। कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त मार्क, जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है? मैं यहाँ हूँ। ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारी पावर्स को कुछ देर के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया है, ताकि तुम्हें ले जाने में मुझे कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, तो ये तुम दोनों की चाल थी मुझे फंसाने के लिए? हाँ, चलो है ना, अब तुम्हारे चलने का समय हो गया है। इतनी जल्दी भी क्या है कर्नल, पहले मुझसे नहीं मिलोगे? तुम मेरी बेटी को इस तरह से नहीं ले जा सकते कर्नल। तो तुम ही बता दो डैनियल कि मैं तुम्हारी बेटी को किस तरह से ले जाऊं? अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी जान से जाओगे। अच्छा, तो अब तुम मुझे मारोगे। मार्क, खत्म कर दो डैनियल को। आखिर कौन है कर्नल और वो एना से क्या चाहता है? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग।